बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्यूट प्लेग चेंजेस हैं। इसमें क्या कहते हैं, जो मायोकार्डियल इस्कीमिया की स्टार्टिंग है ये सिर्फ और सिर्फ साइज और सेवेरिटी ऑफ द फिक्स्ड अथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग जो होता है या इसके अंदर जो फैटी मटेरियल होते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन टाइम के साथ साथ इस प्लेग में जो चेंजेस आती है इसकी शेप में उस पर भी डिपेंड करता है। सही है। जितने भी पेशेंट्स होते हैं जिनको अनस्टेबल एंजाइना होता है या उसको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है या इनमें जो सडन कार्डियक डेथ होता है, इसमें क्या होता है कि इस प्लेग के अंदर चेंजेस आते हैं और इन चेंजेस की वजह से इन लोगों में थ्रोम्बोसिस होता है। इसी को क्या कहते हैं, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। अब इस आगे पैराग्राफ में क्या कहते हैं कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के लिए जो फर्स्ट साइन है वो क्या है कि यहाँ पर जो फिक्स प्लेग है इसकी एरोजन है, यानी कि जो मटेरियल इसकी सरफेस के ऊपर जाती है वो इस तरह थोड़ी थोड़ी कटाव कर देती है और या इसके डायरेक्टली ब्रेकिंग है। सही है। और ये चेंजेस किस तरह आते हैं, जब ये प्लेग जो होता है ये स्प्लिट हो जाए या ब्रेक हो जाए या इसकी रबिंग हो जाए, अल्सरेट हो जाए, तो इसके अंदर जो एंडोथेलियल सेल की लेयर होगा वो एक्सपोज हो जाएगा। और ये एंडोथेलियल सेल की जो लेयर है या सब एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है इसके अंदर वो जब एक्सपोज हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोजेनिक होता है, वो बहुत जल्दी इसके अंदर क्लॉट बना देते हैं। सही है। इसके अलावा अगर यहाँ पर कोई ब्लीडिंग हो गई एज अ रिजल्ट भी ये प्लेग जो होता है ये बहुत जल्दी बिगर हो जाते हैं, उसके ऊपर क्लॉट्स अकोमुलेट हो जाते हैं। सही है। अब जब इस एंडोथेलियल सेल्स को या एंडोथेलियल बेसमेंट मेम्ब्रेन को इंजरी हो जाती है या इसकी एपोप्टोसिस हो जाती है तो ये क्या इनिशिएट कर देते हैं, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी इनिशिएट करते हैं और डिफरेंट टॉक्सिक मीडिएटर्स को भी रिलीज कर देते हैं। और ये सारे के सारे क्या कर देते हैं, इस प्लेग की एरोजन कर देते हैं, यानी कि इसकी ब्रेकिंग को और तेजी से बढ़ा देते हैं। सही है। जिसको फिर हम क्या कहते हैं, एक्यूट प्लेक्यू रप्चर, क्योंकि ये बहुत जल्दी हो जाता है। इसके अलावा कुछ मैकेनिकल स्ट्रेसेस इसके ऊपर आते हैं, जिस तरह हाई ब्लड प्रेशर है या इसके अलावा प्लेटलेट एग्रीगेशन भी इस पर भी डिपेंड करते हैं। लेकिन इसके अलावा इस प्लेग्यू की जो अपनी कंपोजिशन है, अपना स्ट्रक्चर है, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इसके ऊपर जितने भी फैक्टर्स आएंगे वो इसको बहुत मुश्किल से रप्चर करेगा। लेकिन अगर ये वीक है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है वो कम है, एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये बहुत जल्दी रप्चर हो जाएगा। जितनी जल्दी ये रप्चरिंग होगी इतनी जल्दी ये सारे रिएक्शन होंगे और उतनी जल्दी जो होंगे क्या होगा, हमारे जो कोरोनरी आर्टरी की ल्यूमन है वो ब्लॉक होगा। अब हमारे पास एक बात समझ में आ गई कि जो प्लेग जो होते हैं जल्दी रप्चर होता है वो ख़तरनाक होगा और जो प्लेग जो होते हैं वो जल्दी रप्चर नहीं होता वो थोड़ा ख़तरनाक होता है। इसी है तो ये पैराग्राफ जो होता है ये इस बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन देती है। ये क्या कहती है कि जब ये जो प्लेग है इसके अंदर के कोर बहुत लार्ज हो और इसके ऊपर जो एंटीमा की लेयर है इसके ऊपर ये फाइब्रस लेयर बना देते हैं और ये तीन हो, तो फिर ये प्लेग जो होता है ये बहुत जल्दी रप्चर होगा, तो इसलिए इसको वल्नरेबल प्लेग कहते हैं। सही है, वल्नरेबल हो गए। और ये जो रीजन होते हैं जहाँ पर आर्टरी और ये फाइब्रस के मिलता है, ये वाला जो रीजन, यहाँ पर फाइब्रस के बहुत ज़्यादा थिनेस्ट होते हैं और यहाँ पर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा चांसेस है कि ये वाला जगह यहाँ पर भी ये रप्चर हो गया है, कि ये वाला जगह जो होता है ये रप्चर होगा। सही है। अब यहाँ पर जो इस प्लेग के अंदर चेंजेस आते हैं वो किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, इसकी स्ट्रांगनेस स्टेबिलिटी किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर कोलेजन होता है, तो इस कोलेजन की सिंथेसिस पर और इसकी डिग्रेडेशन पर। कोलेजन की सिंथेसिस स्मूथ मसल्स करती है और इसकी डिग्रेडेशन जो होते हैं मेटेलोप्रोटीजेज इंजाइम्स करती है और ये इंजाइम्स कौन प्रोड्यूस करते हैं, मैक्रोफेजेस और इन्फ्लेमेटरी सेल्स। तो जिस प्लेग के अंदर स्मूथ मसल सेल्स कम होंगे और इन्फ्लेमेटरी सेल्स ज़्यादा होंगे तो वो जल्दी रप्चर होगा, और जिस प्लेग के अंदर स्मूथ मसल सेल्स ज़्यादा होंगे और या स्मूथ मसल्स की जो सेल्स है, हाँ, और इन्फ्लेमेटरी सेल्स कम होंगे तो उसकी जो रप्चरिंग होगा वो बहुत लेट होगा और ये स्टेबल होगा। अब यहाँ पर एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है स्टेटिन्स, ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्लूटाराइल CoA रिडक्टेज एंजाइम, ये एक कोलेस्ट्रॉल सिंथेटिक एंजाइम है, इसको इनहिबिट कर देते हैं। जब ये एंजाइम इनहिबिट हो जाते हैं तो यहाँ पर जो इन्फ्लेमेशन है वो रिड्यूस हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं वो भी कम हो जाती है। तो ये जो होता है क्या कर देता है, ये स्टेबिलिटी देती है इस प्लेग के लिए और एज अ रिजल्ट ये हेल्प करती है हमारे कोरोनरी आर्टरी डिजीज में और इस्कीमिक आर्टरी डिजीज में से है। तो ये एक कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मॉलिक्यूल्स भी हम इसको कह सकते हैं। अब ये वाला पॉइंट आ जाता है
इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बातें लिखती है। किस तरह लिखते हैं कि ऐसे फैक्टर्स जो कि इस प्लेग के साथ रिलेटेड भी नहीं है, जिस तरह एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन होते हैं, ये किस तरह मायोकार्डियल इन्फार्क्शन काज कर देते हैं। एक ये हाइपरटेंशन काज कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लेवल हाई कर देते हैं, और दूसरा ये हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर क्या कर देते हैं, कंट्रैक्शन काज कर देते हैं। अगर ये हमारे करोनरी आर्टरीज के दरमियान हो गया तो हमारे मसल्स, हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई अच्छी तरह नहीं मिलेगी और उसकी इन्फार्क्शन हो जाएगी। सही है। अब ये क्यों इस तरह अंदाज़ा है, क्योंकि 6 AM से लेकर 12 PM के दरमियान ज़्यादातर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होती है, और इसी दरमियान क्या होते हैं, एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन ज़्यादा होता है। इसके अलावा इंटेंस इमोशंस की वजह से भी जो होता है एड्रेनर्जिक स्टिमुलेशन होता है। इसलिए जिन लोगों में एक बार मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो दोबारा उनमें इमोशनल स्ट्रेस के साथ दोबारा जो वेव आती है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के साथ, तो वो तब आती है जब उनमें इमोशनल स्ट्रेस हो, जिस तरह नेचुरल डिजास्टर के दौरान होती है, जिस तरह जब अर्थक्वेक आ जाते हैं, फ्लड वगैरह आ जाते हैं, तो उस उनको दोबारा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाते हैं। अब आ जाते हैं आखिरी पैराग्राफ पर। अब इस पैराग्राफ में बहुत मुश्किल सा एक्सप्लेनेशन किया है, वो भी स्टैटिस्टिकली, लेकिन यहाँ पर क्या कहते हैं, जो स्टेनोसिस है, नैरोइंग है इस ल्यूमेन की, ये इतना ख़तरनाक नहीं है जितना कि क्या है, इस प्लेग की रप्चरिंग है। इसमें क्या कहते हैं कि पहले हमने पढ़ा है कि जब यहाँ पर प्लेग जमा हो गया तो इसने इस आर्टरी को स्टेनोटिक किया, नैरो किया, सही है, इस ल्यूमेन को कम कर दिया। लेकिन जब तक ये 70% से ज़्यादा नहीं होते थे, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑक्लूजन है बाय प्लेग, वहाँ पर सिम्टम्स अपीयर नहीं हुए, सही है। लेकिन ये जो रप्चरिंग है इस प्लेग की, हमने देखा कि टू थर्ड लोगों में ये तब हुआ जब इस यहाँ पर इस प्लेग ने स्टेनोटिक यानी कि इसके ऑक्लूजन 50% किया था। यानी कि पेशेंट में जो थे क्या था, उस कोई साइन सिम्टम्स नहीं थी, क्योंकि उसमें ऑक्लूजन 50% था। लेकिन जब ये रप्चर हो गया तो ये रप्चरिंग तो बहुत खतरनाक है, ये ऑक्लूजन बहुत जल्दी काज कर देते हैं, थ्रोम्बोसिस करता है इसी वजह से। तो उन लोगों में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ इस थ्रोम्बोसिस की वजह से है, जबकि वो एसिम्टोमेटिक थे। या 85% ऐसे लोग थे जिनमें जो था 70% या 70% से कम ऑक्लूजन थे, यानी कि फिर भी उनमें क्या थी, साइन सिम्टम्स नहीं थी, लेकिन डायरेक्टली इस प्लेग के रप्चर हो गया, थ्रोम्बोसिस हो गई, करोनरी आर्टरी ब्लॉक हो गई और उनको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो गई। तो आखिर में ये कहते हैं कि बहुत सारे एडल्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर यहाँ पर एक प्लेग जमा हुआ है और उसमें अभी तक साइन सिम्टम्स नहीं है, लेकिन वो फिर भी रिस्क में है। अगर ये प्लेग जो होता है किसी हाइपरटेंशन की वजह से, इमोशन की वजह से रप्चर हो गया, तो उनमें डायरेक्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बहुत जल्दी हो सकता है, एक्यूटली हो सकता है। और ये इस प्लेग की क्या है, साइलेंट कॉम्प्लिकेशन है, सही है। अब यहाँ पर प्लेग के लिए एक और लफ्ज़ यूज़ किया है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं अथेरोमास। अथेरोमास भी इस अथेरोमेटिक्स प्लेग को कहते हैं, सही है, जो कि फैटी मटेरियल यहाँ पर अकोमलेट होती है। और यही बात करते हैं, अगर ये प्लेग लेट से ज़्यादा हो जाए, साइज़ में बढ़ जाए, तो इसके ऊपर फिर क्या बनेगा, क्लॉट बनेगा, और ये क्लॉट आगे क्या करेगा, ये इस तरह करोनरी आर्टरी को ब्लॉक करेगा और थ्रोम्बोसिस काज करेगा। अब इस फिगर को जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं। ये एक नॉर्मल करोनरी आर्टरी है, इसके अंदर अथेरोस्क्लेरोसिस हो गया और अंदर फैटी मटेरियल जमा हो गई, जिसको हमने प्लेग बोला। ये प्लेग क्या करेगा, ये जब रप्चर हो जाएगा इस जगह पर, तो या तो प्लेटलेट्स एग्रीगेशन हो जाएगी, यानी कि प्लेटलेट्स रिएक्टिविटी हो जाएगी और ये दोबारा हील कर देगा, जिसको हम सेवियर फिक्स कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे। ये क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज काज करेंगे, यानी कि ये फिर टाइम के साथ साथ इनलार्ज होगा, ये ईयर्स लेंगे, सही है, और आखिर में ये क्या करेगा, हमें मायोकार्डियल इन्फार्क्शन करेगा। लेकिन इसी दौरान कोलेटरल सर्कुलेशन बनी होती है, इस तरह इतना खतरनाक नहीं होता। और अगर ये जो होता है इस तरह रप्चर रहा, तो ये फिर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम काज करेगा। किस तरह, अगर इस ये रप्चर हो गया, इसके ऊपर थ्रोम्बोसिस आ गई और उसने डायरेक्टली जो होता है सारे ल्यूमन को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया, तो यहाँ पर अनस्टेबल एंजाइना हो सकते हैं, एक्यूट सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकते हैं, या सडन डेथ हो सकते हैं, सही है। या इसके अलावा अगर यहाँ पर बहुत जल्दी इस तरह थ्रोम्बोस आ गया, तो यहाँ पर जिसको हम ऑक्लूसिव थ्रोम्बोसिस की थी, या एक्यूट ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड सडन डेथ होगा, सही है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर तो डायरेक्ट सडन डेथ होगा, लेकिन यहाँ पर अनस्टेबल एंजाइना का भी चांसेस है और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का भी चांसेस है, सही है। अब सडन डेथ का क्या मतलब है कि बॉडी की जो ब्रेन होते हैं या रिस्पिरेटरी एक्टिविटी होती है, वो सब की सब स्टॉप हो जाती है और मर जाता है बंदा, सही है। अल्लाह हाफिज़।